हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सैनमन एजुकेशन। इस लेक्चर सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है कूलम्स लॉ। मैंने आप लोगों को बताया था कि कूलम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक्चुअल में यहीं से कूलम्स लॉ से ही चीज़ें जो है वो ज़्यादा मैथमेटिकल होने लगती हैं और ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कूलम्स लॉ से और उसके बाद से ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ से हमारा समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसमें बता देता हूँ प्री-रिक्विज़ाइट क्या है हमारे लिए, मतलब हमको पहले से क्या आना चाहिए। कूलम्स लॉ या इसके आगे के सभी टॉपिक्स समझने के लिए हमें क्या आना चाहिए? सबसे पहले हमें वेक्टर की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर हमारे पास वेक्टर की नॉलेज नहीं है तो हम चीज़ को जल्दी से आसानी से समझ नहीं पाएँगे। ओके? तो देखते हैं अगर हमारे पास वेक्टर की नॉलेज होती है तो हम क्या-क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर मैं आपको बताऊँ कि कूलम्स लॉ में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में इलेक्ट्रिक फ़ील्ड पढ़ते हैं जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग पोटेंशियल पढ़ते हैं और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है? डाइपोल मोमेंट पढ़ते हैं P जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे बहुत सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हमको पहले से ये चीज़ें आनी चाहिए। ओके? तो हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सब लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और नोट करते चलिए साथ में। तो कूलम्स लॉ एक्चुअल में क्या होता है, हम इकट्ठे समझेंगे इसको। देखिए, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक चार्ज है। मान लिया हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है? कोई भी चार्ज है क्योंकि चार्जेस के बारे में ही हम बात करते हैं। मान लिया हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज है, ये चार्ज है Q1, ये सब प्लस नेचर के हैं, प्लस Q1, ओके? और हमारे पास दूसरा जो चार्ज है, वो कुछ यहाँ पे रखा हुआ है। मान लिया हमने ये जो चार्ज है, ये है Q2, ये भी पॉजिटिव नेचर का है। अगर मैं पॉजिटिव वर्ड साइन नहीं लगाता हूँ, तो भी हमको समझ के चलना है कि वो पॉजिटिव है। नेगेटिव होगा तो हम नेगेटिव यूज़ करेंगे, ओके? इनको मिला देते हैं हम लोग। इसको मैंने मिला दिया। इस लाइन को बोलते हैं लाइन जॉइनिंग, डायरेक्ट लाइन जॉइनिंग, मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन चार्ज होती है, उसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट लाइन जॉइनिंग, ओके? ये सिचुएशन है। हमारे पास 2 सिचुएशन होंगी। सपोज़ दैट हमारे पास एक और सिचुएशन है। मान लिया हमारे पास एक चार्ज है यहाँ पे, दिस इज़ प्लस Q1, ओके? और एक दूसरा चार्ज है हमारे पास, यहाँ पे है वो चार्ज, सो दिस इज़ माइनस Q2। इस बार हमारे पास जो सेकंड चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज है। हम लाइन जॉइनिंग ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे भी हम लोग एक लाइन जॉइनिंग ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने एक लाइन जॉइनिंग ड्रॉ कर दिया है, ठीक है ना? दोनों सिचुएशन में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स के बारे में हम कूलम्स लॉ में बात करते हैं। कूलम्स, ये जो साइंटिस्ट थे कूलम, उनके नाम पे है ये लॉ। उन्होंने हमें क्या बताया, 2 चार्जेस को अगर स्पेस में रखें, स्पेस में मतलब दोनों चार्जेस के बीच में अभी मीडियम नहीं है, ओके? इसे हम स्पेस में रखें तो दोनों का बिहेवियर एक दूसरे के प्रति कैसा होता है। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमने पहले ही पढ़ा है कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव यानी सिमिलर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस, वो क्या करते हैं, वो रिपेल करते हैं। सही बात है ना? रिपेल करते हैं। और अपोजिट चार्जेस कैसे होते हैं? अपोजिट जो होते हैं वो, अपोजिट चार्जेस वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना? अपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए मैंने दोनों सिचुएशन बना दिए। लेकिन ये रिपल्शन या फिर ये अट्रैक्शन, ये किस तरीके से होता है, ठीक है ना? ये रिपल्शन या फिर ये अट्रैक्शन, ये फोर्स की वजह से होता है। क्लियर है ना? ये सब कुछ फोर्सेस की वजह से होता है। सपोज दैट ये प्लस क्यू है, तो ये अपनी ही लाइन जॉइनिंग के अलोंग, अपनी ही इसी लाइन जॉइनिंग के अलोंग इसको रिपल करेगा इस डायरेक्शन में। हम लोग एक-एक पॉइंट को ध्यान से देखेंगे, इस डायरेक्शन में रिपल करेगा। या ऐसे ही ये प्लस Q2 जो है, ये Q1 को अपनी ही लाइन जॉइनिंग पे एग्जैक्टली इसी लाइन जॉइनिंग पे इस तरफ, इस तरह से ये इसको रिपल करेगा, ठीक है ना? दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे। मान लिया इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, वो सेपरेशन हमने मान लिया, वो सेपरेशन है R, ओके? इन दोनों के बीच का सेपरेशन है वो भी R है। एग्जैक्टली इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, देखिए ये दोनों अपोजिट हैं, तो अपोजिट क्या करते हैं, अपोजिट हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। इसका मतलब ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा सेम लाइन जॉइनिंग पे, इस तरह से, और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा सेम लाइन जॉइनिंग पे, इस तरह से। तो ये इस तरीके का फोर्स इस पे लगाएगा, दोनों अट्रैक्ट होंगे। क्लियर है ना?
इस फोर्स को हम एक नाम दे देते हैं। मान लिया कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स को हमने बोला है फोर्स, ज्यादा बड़ा कॉम्प्लिकेट नाम, इसको F1 बोलते हैं। चलो F1, ऐसा तो F21 लिखा जाता है, मतलब फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, लेकिन हमें बस समझना है तो समझने के लिए F1। F1 का मतलब फोर्स बाय फर्स्ट चार्ज, और इसको हम बोल देते हैं F2। F2 का मतलब फोर्स बाय सेकंड चार्ज, जो सेकंड चार्ज फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। F1 F2 फाइन। आप कई जगह किताबों में ये ऐसा भी लिखा रहता है, देखिए ऐसा भी F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, तो हमें यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। आप कुछ भी लिखो, नाम से क्या फर्क पड़ता है, अभी देखेंगे दोनों फोर्सेस सेम ही होते हैं। ऐसे ही मैं इसको भी ले देता हूँ, ये जो है दिस फोर्स इज F2, दिस इज F2 इन वेक्टर एंड दिस इज ऑल्सो F1 इन वेक्टर। क्लियर है ना। इस तरीके से मैंने ये सिचुएशन ड्रॉ कर दी है। तो कूलम्स लॉ में हम लोग पढ़ते क्या है, कूलम्स लॉ में हम इस फोर्स की वैल्यू निकालना पड़ते हैं और इनकी डायरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फोर्सेस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग होते हैं। ओके, तो आगे देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या बनता है। कूलम साहब ने हमें क्या बताया, कूलम साहब ने हमें बताया कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ये फोर्स, इसे हम Fe लिख देते हैं अभी, ठीक है ना। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका मैग्नीट्यूड, ये इस तरह से मैग्नीट्यूड शो करते हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनल का साइन बनाया है मैंने, प्रोपोर्शनैलिटी मतलब समझते हो ना, किन चीजों पे ये डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है चार्जेस के मैग्नीट्यूड पे, यानी Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, उसका नंबर क्या है। यहाँ पे मैं साइन की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन से तो हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, दूर जाएंगे फोर्सेस या नजदीक आएंगे, एक दूसरे के टूवर्ड्स होंगे या अपोजिट फेसिंग होंगे। ओके, और इन्होंने क्या बताया, और इन्होंने बताया कि ये डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ आर स्क्वायर। दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है, जो डायरेक्ट सेपरेशन है, वो सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ रही है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर आप ये मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, मतलब अगर आप ये चीज इंक्रीज करोगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, और अगर आप ये वाली वैल्यू चार्जेस के मल्टीप्लीकेशन, यानी दोनों की वैल्यू में से एक वैल्यू भी ज्यादा हो गई, Q1 Q2 दोनों में से अगर एक वैल्यू भी ज्यादा हो जाती है, क्लियर है ना, तो ओवरऑल मल्टीप्लीकेशन वो एक हायर वैल्यू होगा, जिसकी वजह से ये फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। मतलब हैवी चार्ज लेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज हो जाता है, और अगर हम लोग सेपरेशन ज्यादा लेते हैं तो फोर्स डिक्रीज हो जाता है। यानी हमको अगर ज्यादा फोर्स चाहिए तो हमको सेपरेशन कम रखना पड़ेगा। इन दोनों को अगर हम ज्वाइंट कर दें, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ज्वाइंट करते हैं, इस वाली इक्वेशन को और इसको हम ज्वाइंट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं सिर्फ, ये प्रोपोर्शनल होता है Q1 और Q2 के मैग्नीट्यूड के, और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, वेयर आर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम हटा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा देते हैं तो हमको मिलता है एक कांस्टेंट, हमको मिलता है एक कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम बाद में डिफाइन करेंगे क्या होता है ये, और बाकी की चीजें एज इट इज, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्लियर है ना। इस कांस्टेंट को, ये स्पेशल कांस्टेंट जिसे हम लोग K से डिनोट करते हैं, दिस इज कॉल्ड कूलम कांस्टेंट, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे, और इस साइंटिस्ट के नाम पे भी बोलते हैं, क्योंकि कूलम्स लॉ में हम ये चीज पढ़ते हैं, तो इसे हम बोलते हैं कूलम कांस्टेंट, ठीक है ना। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, ये हमारा जो है वो एक फाइनल फॉर्मूला आता है, जो कूलम साहब ने हमको बताया कि फॉर्मूला इस तरीके से आता है, ठीक है ना। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया डायग्राम, फिर से बना देते हैं, कोई बात नहीं, इसको बॉक्स में अच्छे से बंद कर देते हैं हम इस तरीके से। ओके फाइन, ठीक है ना। ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बताता है ये कूलम्स लॉ, ये बताता है कि ये दोनों चार्जेस के, दो ही नहीं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ये चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के, एक बार में तो दो ही पेयर इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है।
दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के सेपरेशन के इन्वर्सली के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको अभी मैं लिख दूंगा स्टेटमेंट इसका। ओके, ठीक है। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूँ तो स्टेटमेंट लिख देते हैं इसका, ठीक है ना। स्टेटमेंट क्या होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर देखिए यहाँ पे मैंने वेक्टर सीधा एफ ई लिख दूं या वेक्टर बना के मैग्नीट्यूड लिख दूं, बात तो बराबर ही है। ओके, डायरेक्शन आप देख सकते हैं, डायरेक्शन अलोंग द लाइन जॉइनिंग होती है। तो अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखूं, स्टेटमेंट जैसा कि बुक्स में स्टेटमेंट लिखा रहता है, ठीक है ना, जैसा कि बुक में स्टेटमेंट लिखा रहता है, स्टेटमेंट क्या होगा, देखिए स्टेटमेंट क्या होगा इसका। स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं यहाँ पे, स्टेटमेंट होगा इसका, ये हो जाएगा द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि स्टेटमेंट आपको हो सकता है बोर्ड में लिखने को आए, इसलिए आप लोग जो है नोट कर लेना। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैं इलेक्ट्रिक लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही हमने पहली लाइन में लिखा था, इज डायरेक्टली proportional to, is directly proportional to, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, जो गिवन चार्जेस हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड inversely proportional to, the square of the distance between them, to the square, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसे हम बोलते हैं, बिटवीन को मैं ऐसे लिखता हूं, आप समझ जाइए, बिटवीन देम। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, एक्चुअल में ये इसका स्टेटमेंट है। किसका स्टेटमेंट है ये कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट है, ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। अभी एक बात समझिए ध्यान से, ये जो लाइन आप यहाँ देख रहे हैं ना, ये लाइन पॉइंट चार्जेस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो आप दोनों चार्जेस देख रहे हैं, यहाँ पे आप जो दोनों चार्जेस देख रहे हैं, ये एक्चुअल में कैसे चार्जेस हैं, ये कैसे चार्जेस आप देख सकते हैं, ये पॉइंट चार्जेस हैं, ये पॉइंट फॉर्म में है, देखिए ये पॉइंट फॉर्म में है, ठीक है ना, दीज आर पॉइंट चार्जेस, क्लियर, ये पॉइंट चार्जेस हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकते हैं किसी बॉडी पे, लेकिन यहाँ पे हम स्पेशली ये फॉर्मूला सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, हर जगह ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका वेक्टर फॉर्म, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये तो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्म था, अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। वेक्टर फॉर्म देखिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, ऐसा होता है ना बुक्स में, कैसे लिखते हैं हम लोग वेक्टर फॉर्म को, देखिए अगर मुझे इसका वेक्टर फॉर्म लिखना है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ, तो हम कैसे लिखेंगे, देखते हैं इसको, ठीक है। मान लिया कि मेरे पास ये चार्ज है, ध्यान से देखना, मान लिया एक मेरे पास चार्ज है Q1, ठीक है ना, और मेरे पास एक दूसरा चार्ज है यहाँ पे सेपरेटेड है, ठीक है ना, ये चार्ज है Q2, चूंकि मैं यहाँ पे प्लस नहीं लगा रहा तो ये ऑब्वियस है कि ये प्लस ही है, और दोनों के बीच का एक सेपरेशन है, द सेपरेशन इज R, ओके, द सेपरेशन इज R, ठीक है। तो फोर्सेस मैंने पहले भी ड्रॉ करके आपको दिखाए थे, फोर्सेस क्या थे, देखिए Q1 फोर्स लगाएगा, दोनों पॉजिटिव हैं चूंकि, तो Q1 फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, Q1 इस डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, F1 मान लेता हूं क्योंकि 1 इसमें फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना, और Q2 जो फोर्स लगाएगा इस तरफ मान लेता हूं क्योंकि सेकंड पॉइंट फोर्स लगा रहा है, इसलिए मैं इसको F2 नाम दे देता हूं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं इसको, ठीक है ना, इस तरह से मैंने इसको लगा लिया है। ओके,
वेक्टर फॉर्म देखना है मुझे। अगर मैं इसके वेक्टर की बात करता हूं तो आप देख सकते हैं कि जो वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है ना, ये वाला फोर्स इस तरफ है, इसका मतलब क्या है, ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही तो लग रहे हैं, ठीक है ना। इसका मतलब अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो डायरेक्शन किस तरफ होगी, फोर्स की डायरेक्शन या तो इस तरफ होगी, ठीक है ना, और इसमें या तो इस तरफ होगी, ठीक है ना, या तो इस तरफ होगी डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन जो भी होगी अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये जो मैं कैप से शो करता हूं ना, ये कैप यूनिट वेक्टर होती है, मतलब ये कैप हमें डायरेक्शन बताती है। ओके, तो अगर मैं इसमें इस चीज को लिखता हूं तो डायरेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, कुछ पॉइंट्स में पहले लिख देता हूँ। जैसे अगर मैंने डायरेक्शन की बात की है, डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में होती है, इट इज ऑलवेज अलोंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है ना, अलोंग द लाइन ज्वाइन, जो लाइन ज्वाइन हो रही है ना उसके अलोंग ही होती है डायरेक्शन, ठीक है ना, जिसको हम लोग इस तरह से शो करते हैं। अब मैं इसका वेक्टर फॉर्म लिखने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं इसका वेक्टर फॉर्म जो है वो, लेकिन देखिए इसका वेक्टर फॉर्म कैसा होगा। अगर मुझे इसका वेक्टर फॉर्मेट लिखना है तो वो कैसा होगा, देखिए यहां हम लिखते हैं, यहां हम लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद वेक्टर। अब मैं मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा, अब मैं मैग्नीट्यूड नहीं लिख रहा हूं, ठीक है ना। अगर एफ ई क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 लिखा है ना, पर एक्चुअली है तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स ही, इसलिए मैंने एफ ई लिख दिया। आप चाहें तो F1 F2 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात उसमें नहीं है, क्योंकि स्पेसिफाइड होता है कि एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसलिए मैंने यहाँ पे ई लिख दिया है, ठीक है ना। ये इस तरह से लिखा जाएगा, के मतलब ये कूलम कांस्टेंट वाला के। ओके, दो चार्जेस है मेरे पास, तो Q1 Q2, ठीक है ना, Q1 Q2, और इसका मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं स्पेशली, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर क्या है, आर इसका सेपरेशन है, आर क्या है, आर दोनों के बीच का सेपरेशन है। सपोज दैट ये जो चीज आपके सामने नजर आ रही है, ये जो इतना पोर्शन मैंने लिखा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है आपको, ये पोर्शन तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, तो डायरेक्शन भी हमें लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए डायरेक्शन के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आर, डायरेक्शन के लिए लिखेंगे आर, ये इस तरह से, ठीक है ना, आर वेक्टर। अब ये आर कुछ भी हो सकता है, मतलब लेफ्ट वाला हो, अगर आप फोर्स ले रहे हैं तो भी आर रहेगा अलोंग द लाइन जॉइनिंग, राइट वाला ले रहे हैं तो वो भी अलोंग द लाइन जॉइनिंग। अब ये मैग्नीट्यूड था और ये येलो कलर से ये डायरेक्शन हो गई। अब ये फाइनली ये फॉर्मूला हमारे पास रेडी हो चुका है इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। ये इस तरह से, ये एक जनरल फॉर्मूला है। आपको किताबों में एनसीईआरटी में कैसा मिलेगा, एनसीईआरटी में ऐसा होता है, ये दोनों फोर्सेस की बात करते हैं, एनसीईआरटी में कुछ इस तरह से होता है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, उसके बाद R12 डायरेक्शन वेक्टर। मतलब ये बताता है कि 1 और 2 जो भी आप F1 ले रहे हैं, सपोज दैट आपने F1 ले लिया है तो आप R1 वाली डायरेक्शन लेंगे, ठीक है ना। F2 लेंगे तो R2 वाली, पर भाई वैल्यू तो दोनों की सेम है ना, ऐसा तो नहीं ना दोनों के बीच के सेपरेशन दोनों के लिए अलग अलग होंगे, दोनों के लिए सेम ही वैल्यू होंगे, ठीक है ना। इस तरह से एनसीईआरटी में लिखा रहता है, तो हम इस तरह से नहीं लिख रहे हैं, हम एक जनरल फॉर्मेट में इस चीज को लिखते हैं। ओके फाइन, अब देखते हैं इनकी प्रॉपर्टी, देखते हैं ये दोनों जो फोर्सेज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये दोनों जो फोर्सेज हैं F1, ठीक है ना, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, मतलब F1 F2 वेक्टर फॉर्म में कभी इक्वल नहीं हो सकते, आपको यहां माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शंस हमेशा अपोजिट है, ठीक है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं, ऐसा क्यों, ऑलवेज ऑलवेज अपोजिट, ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन, ऑलवेज अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है ना, कि डायरेक्शन हमेशा अपोजिट ही होती है, इस वजह से ये ऐसा होता है। क्लियर। और दूसरा पॉइंट क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज, अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करते हैं इन दोनों के, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं, और वैल्यू होती है के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ठीक है ना, जो आपको हमेशा याद रखना है। ये इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं जिससे आपको याद रहे कि हमें इस चीज को याद रखना है, ठीक है ना, इसको भूलना नहीं है। इस चीज को देखो,
इस दोनों पॉइंट को याद रखना है कि दोनों डायरेक्शन वाइज अपोजिट होते हैं और मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होते हैं। क्लियर ना? इस पॉइंट को आप याद रखना। ओके, अब हम बात करते हैं कूलम कांस्टेंट पे कि ये कूलम कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है ना? अभी तक हमने कितना पढ़ लिया है? हमने दोनों के फॉर्मूले देख लिए हैं। दोनों का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, डायरेक्शनल फॉर्मूला क्या है डायरेक्शन वाइज, प्रॉपर्टी देख ली हमने इसकी कि दोनों रिपल करते हैं तो किस तरह डायरेक्शन में होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये गिवन है, हमें गिवन है फोर्स F इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब हम अच्छे से समझ रहे हैं कि R क्या है, दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। क्लियर? ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। क्लियर है ना? जिसमें K क्या चीज होती है, इसमें इस वाले फॉर्मूले में ये K को आप क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड कूलम कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कई सारी बुक्स में लिखा रहता है। दिस इज अ कूलम कांस्टेंट। फाइन, अगर ये कूलम कांस्टेंट है, इसका एक वैल्यू होता है, प्रॉपरली जो है प्रैक्टिकली प्रूव किया, इसकी वैल्यू होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? ये होता है 1/4πε0। इसको इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है ना? इसे एक वैल्यू होती है जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, इसकी ये वैल्यू होती है। इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं ताकि आपको ये याद रहे कि के की वैल्यू 1/4πε0 होती है। ओके, जहां पे एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट ये क्या चीज होती है? इसे बोलते हैं परमिटिविटी। दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। फ्री स्पेस क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि जो दोनों चार्जेस आपने कंसिडर किए थे, एक चार्ज यहाँ पे दूसरा चार्ज यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट चार्ज थे और इनके बीच में फ्री स्पेस था। इनके बीच में कोई मीडियम या पानी या फिर कोई अदर मीडियम नहीं था, एकदम बिल्कुल फ्री स्पेस था। यानी एयर को भी, एयर की परमिटिविटी भी लगभग वैक्यूम के बराबर इसमें कंसिडर करते हैं हम लोग। ठीक है ना? तो दिस इज फ्री स्पेस, यहाँ पे है वो फ्री स्पेस। क्लियर? एयर है। क्लियर है ना? तो इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन, इसकी वैल्यू होती है, वैल्यू कितनी होती है इसकी? इसकी वैल्यू होती है 8.85 की वैल्यू आपको बताता हूँ। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 10⁻⁻12 अगर आप यूनिट की बात करें तो यूनिट कितना हो जाएगा? देखिए, इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर। यूनिट को दूसरे उससे लिखते हैं ताकि आप समझ पाओ। ठीक है ना? यूनिट होती है इसकी कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है वो हम देखेंगे कि यूनिट ऐसी क्यों होती है। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, क्योंकि जितनी भी याद करने वाली इंफॉर्मेशन है उसको सबको हमें बॉक्स में बंद करके रखना है। ठीक है ना? और दिमाग में भी बंद करके रखना है इसको। तो ये हमने बॉक्स में बंद कर लिया। तो दिस इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम ये वैल्यू जो है हमारे पास, इस वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं। ठीक है? इस वैल्यू को हम लोग अब पुट करने वाले हैं। तो देखते हैं पुट करने पे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पुट कर देते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। पेन सेलेक्ट नहीं हो रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके फाइन, देखिए एक मिनट, हाँ ये वैल्यू हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, के की वैल्यू में पुट करता हूँ 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी है। ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू मैंने फोर्स की पुट कर, ये एकदम कंप्लीट फॉर्मूला बन गया हमारा। ज्यादातर हम के लिख के छोड़ देते हैं क्योंकि हमको अंदर से मालूम है ना कि के की वैल्यू कितनी है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख के छोड़ देते हैं। ओके, अब आप 1/4πε को अगर कैलकुलेट करें, अगर आप 1/4πε को कैलकुलेट करें तो आपको एक वैल्यू मिलती है। देखिए कितनी वैल्यू होती है वो 1/4πε0 को सॉल्व करके देखते हैं ये वैल्यू कितनी है। k इज इक्वल टू 1/4πε0। अगर आप सारी वैल्यूज यहाँ पुट करें और कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपको क्या मिलेगा? 1 डिवाइडेड बाय
4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 मान लेते हैं, इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम जानते हैं 8.85 पॉइंट यहाँ लगाना चाहिए हमको, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और आप इसे सॉल्व करते हैं, आप इस नंबर को कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं तो आपको ये वैल्यू k इज इक्वल टू, ये अप्रोक्सीमेटली आपको मिलती है 8.99 जब आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जब आप सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आपको 8.99 इंटू 10⁻9 मिलती है, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 9 इंटू 10⁻9 लिख देते हैं, ठीक है ना। और अगर आप यूनिट की बात करें, k के यूनिट की बात करते हैं, तो ये फोर्स है, ये फोर्स है, न्यूटन में होता है, तो यहाँ न्यूटन लिखूंगा। और ये आर मीटर में होता है, तो मीटर स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय चार्ज कूलम में होता है तो कूलम स्क्वायर, जो कि इस वाली वैल्यू के बिल्कुल अपोजिट है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि के न्यूमरेटर में है और के की वैल्यू पुट करते हैं तो ये डिनोमिनेटर में एप्सिलॉन नॉट आता है। तो ये जो वैल्यू आपके सामने है ये आपको याद रखनी है, के की वैल्यू 9 इंटू 10, हमारे काम का बस इतना ही है कि 9 इंटू 10⁻9, 8.99 ये सब याद करने की आपको जरूरत नहीं है। दिस इज 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। तो इसमें हमने दो चीजें पढ़ी हैं, पहला फॉर्मूला क्या होता है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, वेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, बस उसके आगे हमें डायरेक्शन वेक्टर लगा देना है। डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, इट इज ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। फिर हमने उसमें एक कूलम कांस्टेंट देखा जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, और फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहां पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, वो होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब दोनों चार्जेस के बीच में जो स्पेस खाली है उसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। अगर वहां पे कोई मीडियम डाल दोगे तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसके बारे में हम बाद में देखेंगे कि ये किस तरह से चेंज हो रही है, ठीक है ना। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 8.85, 8.85 यहाँ पॉइंट ढंग से लगा देते हैं, दिस वैल्यू इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की होती है। ओके, तो इतना ही है, ठीक है ना। और ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये फ्री स्पेस के लिए कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। ये मीडियम पे, ये वैल्यू मीडियम के साथ साथ चेंज होती रहती है, अगर आपने मीडियम चेंज किया तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू। ओके, बात समझ में आ रही है, तो यहाँ पे आप इस चीज को बराबर ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं और कूलम्स लॉ के बारे में हम क्या पढ़ सकते हैं, और देखते हैं इसमें हम लोग एक सपोज दैट कि एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, जैसे मान लिया मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला लिखा है मैंने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर मैं यूनिट की बात करूं तो मुझे मालूम है यूनिट कितनी है, यूनिट कितनी हो जाएगी, यूनिट न्यूटन में होगी ना, यूनिट होगी न्यूटन में, तो न्यूटन के लिए हम लोग सिर्फ एन लिख देते हैं, ठीक है ना। न्यूटन के लिए हम लोगों ने एन, अब ये एन को ये मत समझ लेना कि ये इस फॉर्मूले का पार्ट है, नहीं, ये न्यूटन, ये यूनिट है, ये यूनिट है, ठीक है ना, न्यूटन इसकी। अगर मैं बात, और बाकी की यूनिट हम देख चुके हैं, ठीक है ना, बाकी की यूनिट हम देख चुके हैं, जैसे एप्सिलॉन नॉट की अगर हम यूनिट की बात करते हैं, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, तो इसकी अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये सब मैं एक बार फिर से लिख देता हूं आपके लिए। और अगर हम बात करते हैं के की, इसकी वैल्यू होती है, अगर हम बात करते हैं के की, तो के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9, और अगर आप यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है इसकी, देखिए यूनिट की अगर आप बात करते हैं तो यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है इसका एग्जैक्टली अपोजिट, थोड़ा हैंग कर रहा है ये, यू सेलेक्ट नहीं हो रहा, कोई बात नहीं हो रहा, तो देखिए ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर, इसका अपोजिट, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें का फॉर्मूला और इसके नंबर्स आपको याद होने चाहिए, आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और वेक्टर का आपको नॉलेज होना चाहिए कि वेक्टर्स किस तरह से ऐड होते हैं, ठीक है ना।
देखते हैं हम लोग कुछ वेक्टर पे जो क्वेश्चंस आते हैं, वेक्टर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बहुत ज्यादा करने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, वो टॉपिक है फोर्स डिपेंडेंसी। ओके, वो टॉपिक है हमारा, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है, एक मिनट जस्ट। एक मिनट स्टूडेंट्स, चलिए कोई बात नहीं, हम इसी में कर लेते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं, हम लोग ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। देखिए टॉपिक है हमारा एक मिनट, ठीक है, टॉपिक है हमारा फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम, फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम, फोर्स डिपेंडेंसी ऑन मीडियम। मतलब क्या है इसका मतलब, ये है कि अगर आप मीडियम डाल देते हैं, अगर आप मीडियम डालते हैं दोनों चार्जेस के बीच में, तो क्या ये फोर्स बदल जाते हैं या फिर नहीं बदलते हैं, सेम रहते हैं, सिमिलर रहते हैं, वो उसके बारे में हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो देखिए हमें नहीं पता बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, वो हम देख लेते हैं। ठीक है ना, मान लिया हमने कि यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है, इस चार्ज की वैल्यू है Q1, और इससे एक कुछ सेपरेशन दूरी पे एक दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, एयर था, फ्री स्पेस था यहाँ पे पहले क्या था, एयर था, जिसे हम लोग फ्री स्पेस या वैक्यूम भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के लिए एप्सिलॉन की वैल्यू सेम होती है। ठीक है ना, परमिटिविटी जो हमारा फ्री स्पेस की होती है वो सेम होती है। लेकिन अभी क्या है, अभी ऐसा नहीं है। ठीक है ना, अभी ऐसा नहीं है, अभी हम लोग यहाँ पे मीडियम डालने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे मीडियम डाल देते हैं हम लोग, कोई भी मीडियम हो सकता है। ठीक है ना, मीडियम डाल दिया जिसका परमिटिविटी कांस्टेंट एप्सिलॉन आर है। ठीक है ना, ऐसा लिख देते हैं। एप्सिलॉन आर हम क्यों लिखते हैं, एप्सिलॉन आर इसे बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, ये क्या है हमारा, दिस इज अ रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव वर्ड क्यों यूज किया गया है, ठीक है ना, रिलेटिव क्वांटिटी आपने पहले सुना, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब विद रिस्पेक्ट टू समवन, मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकंड ऑब्जेक्ट। तो रिलेटिव वर्ड यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है क्योंकि इसे हम लोग रिलेट करते हैं, किसके साथ रिलेट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट के साथ, यानी मीडियम, फ्री स्पेस के मीडियम के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, मान लेते हैं कि यहाँ पे एप्सिलॉन आर है, तो अगर यहाँ पे एक मीडियम आपने इंट्रोड्यूस कर दिया है बीच में, तो फोर्स की वैल्यू क्या बनेगी, देखिए फोर्स की क्या वैल्यू बनती है, फोर्स की वैल्यू बनती है, जो फोर्स अब यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था। ठीक है ना, जब फ्री स्पेस था, और क्या था, और था Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। जो फोर्स इस तरह से हुआ करता था, अब वहां पे एक नई क्वांटिटी ऐड हो जाएगी, एक नई क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो जाता है, ये फोर्स इस तरह से बन जाता है, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ इसको, मजा नहीं आ रहा है ये देखने में। ठीक है ना, इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। देखिए अब ये नई वैल्यू क्या बन जाएगी, नई वैल्यू कैसे बनेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा एप्सिलॉन आर। ओके, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये एक नया फॉर्मूला हमारे सामने आ जाएगा अगर मीडियम है तो। ठीक है ना, क्योंकि एप्सिलॉन आर हमें डिफरेंट डिफरेंट मीडियम के लिए दिया रहता है, उसको हमें रटने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा बुक में दिया रहता है, ये वैल्यू हमेशा दिया रहेगा। ठीक है ना, और इस पे ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं है। ओके, नॉर्मल फ्री स्पेस पे ही क्वेश्चन आते हैं। एप्सिलॉन आप देख सकते हैं कि आपने किया क्या, आपने यहाँ पे एक नंबर इंक्रीज कर दिया है, आप देख सकते हैं कि आपने डिनोमिनेटर में नंबर इंक्रीज कर दिया है।
ऐसा करने से ये फोर्स डिक्रीज हो गया है, ये फोर्स डिक्रीज हो गया है। क्लियर है ना? अगर मैं इस फोर्स को लिखना चाहूँ तो मैं इस फोर्स को लिख सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और ये 1/एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख सकता हूँ यहां से निकाल के, सॉरी एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन आर को, मैं इस एप्सिलॉन आर को अलग लिख सकता हूं यहां से निकाल के, एप्सिलॉन आर। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से होगा कि हम इतने नंबर को अच्छे से पहचानते हैं, इस चीज को अच्छे से पहचानते हैं। ये क्या है, ये नॉर्मल फोर्स है, सही बात है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स था। और ये वाला ये क्या है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब मीडियम, ये आपने मीडियम के अक्रॉस लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या बन जाएगा, यहाँ भी मैं मीडियम लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि मीडियम की बात की जा रही है। ये बन जाएगा नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कि एयर में था, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं ये फोर्स इस वाले फोर्स से लेस है, ठीक है ना, इसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड हुआ है। क्लियर ना? तो यानी अगर आप लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉर्मली जो फ्री स्पेस में था, फ्री स्पेस इज इक्वल टू, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा ना, क्या गड़बड़ हुआ है देखो, यहाँ पे ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, एक मिनट, इसको सही कर देते हैं हम लोग, यहाँ दिक्कत हुई है। दिक्कत क्या है, एप्सिलॉन आर लिखना है, ठीक है ना। देखिए तो आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी एप्सिलॉन आर इंटू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू मीडियम, एम यहाँ मीडियम के लिए है, ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है ना, ये इस तरह से आ जाएगा। तो मतलब ये है कि जब आप मीडियम वाले फोर्स में एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तब जाके आपको फोर्स मिलता है। कौन सा फोर्स, फ्री स्पेस का फोर्स, ठीक है ना। इसलिए मीडियम इंट्रोड्यूस करने से क्या होता है, देखिए मीडियम का जो भी फोर्स होता है वो हमेशा लेस होता है, ठीक है ना, नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से वो हमेशा लेस होता है। नॉर्मल से मेरा मतलब है एयर या फ्री स्पेस, ठीक है ना, एयर या फ्री स्पेस से हमेशा लेस होता है, ये वैल्यू याद रहे हमेशा आपको, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब टोटली टोटली मीडियम से ढका हुआ, नहीं, चार्जेस को उठाया और मीडियम में डुबो दिया आपने, यानी चारों तरफ से मीडियम से सराउंडेड रहता है, ठीक है ना। लिख देता हूं इफ, यहां लिख देता हूं इफ चार्ज सिस्टम इज टोटली सराउंडेड बाय मीडियम, मतलब ये मीडियम से सराउंडेड रहता है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने बीच में थोड़े ही स्पेस में डाला हो सकता है, ऐसी सिचुएशन भी तो हो सकती है। देखो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, और आपने मीडियम, डाइलेक्ट्रिक मीडियम सिर्फ इतने में ही डाला है, तब वैल्यूज अलग अलग होंगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तब जो चीजें हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि जब ये पूरी तरह से सराउंडेड होगा तब क्या आंसर आएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो, कोई बहुत मुश्किल नहीं है सोचने के लिए, तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, फोर्सेस की वैल्यू क्यों घट जाती है, फोर्सेस की वैल्यू सोच के देखो क्यों घट जाती है। मान लेता हूं कि ये मेरे पास चार्ज है Q1, ठीक है ना, ये मेरे पास चार्ज है Q1, और इससे एक पर्टिकुलर सेपरेशन पे यहाँ पे दूसरा चार्ज है Q2, ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। Q1 है, Q2 है, और मैंने इसको वाटर में डाल दिया, सपोज दैट मैंने इसको वाटर में डाल दिया, वाटर में मीडियम चेंज करके एयर से वाटर में, इस पूरे सिस्टम को मैंने क्या कर दिया, वाटर में डाल दिया। अब होगा क्या, होगा कुछ इस तरह से कि जो वाटर मॉलिक्यूल H2O है, इसमें प्लस भी होगा माइनस भी होगा, ये पॉजिटिव है तो इसके इसके चारों तरफ ना माइनस, इसके चारों तरफ ना माइनस कलेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, और इसके चारों तरफ भी माइनस जो है वो कलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ माइनस कलेक्ट हो जाएगा, और पॉजिटिव जो पॉजिटिव्स होंगे वो दूर चले जाएंगे, पॉजिटिव्स जो होंगे वो दूर हट जाएंगे। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है रिपल कर देगा, ये पॉजिटिव है ये रिपल कर देगा, तो वाटर के H2O के जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसमें से नेगेटिव यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव जो है वो यहाँ कलेक्ट हो जाएंगे। बात समझ में आई। अब हो क्या रहा है, जो रिपल्शन हो रहा था, एक तरफ की बात करते हैं हम लोग,
जैसे इस वाले पॉइंट की बात करता हूँ, तो इस वाले पॉइंट पे जो रिपल्शन का फोर्स Q1 की वजह से इस डायरेक्शन में लग रहा था F, ठीक है ना, ये जो इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, अब क्या हो रहा है, ये जो नेगेटिव्स हैं, ये इस चार्ज पे कुछ अट्रैक्शन भी लगा रहे हैं, मतलब ये जो नेगेटिव्स हैं ये इस चार्ज पे थोड़ा सा अट्रैक्शन भी इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ऐसे पानी का जो फोर्स है, इतना बड़ा वेक्टर नहीं ड्रॉ करूंगा मैं, इतना स्ट्रॉन्ग वेक्टर ड्रॉ नहीं करूंगा जितना स्ट्रॉन्ग ये है, जितना लेंथ का ये है, लेकिन कुछ तो अट्रैक्शन लगा रहे हैं ना, कुछ अट्रैक्शन लगा रहे हैं, इसलिए मैंने ये शॉर्ट वेक्टर ड्रॉ किया है। ये कौन सा फोर्स है, ये है फोर्स, जो ये मीडियम वाला फोर्स है। तो आप देख सकते हैं कि जो एफ नेट होता है, आप देख सकते हैं कि जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स लग रहा है Q2 पे, वो लग रहा है फोर्स, एक्चुअल फोर्स जो लगना चाहिए माइनस मीडियम का फोर्स, ठीक है ना। इसीलिए मैं कहता हूं कि मीडियम डालने से जो वैल्यू होती है एफ, उस वैल्यू से कुछ वैल्यू माइनस हो जाती है, यानी लेस हो जाता है फोर्स। बात समझ में आ रही है, ये इंटरप्ट करते हैं बीच में आके, इसलिए हमारे पास नेट वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा मीडियम इंसर्ट करने से, यानी अगर वो मीडियम में डूबा हुआ है आपका चार्ज सिस्टम, तो वो रिड्यूस हो जाता है। कितने से, किस फैक्टर से रिड्यूस होता है वो, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन आर फैक्टर से रिड्यूस हो जाता है। कई बार बुक में आपको फॉर्मूला ऐसा भी लिखा मिलेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिखा रहता है यहाँ पे एप्सिलॉन आर की जगह, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है ना। मीडियम का फोर्स, तो ये क्या होता है, ये होता है नॉर्मल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाय के को क्या बोलते हैं हम लोग, दिस के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने डाल दिया है तो हम उसे लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम आपने इंसर्ट किया है तो यहाँ पे हम उसका कांस्टेंट लिखेंगे, दिस ये कूलम कांस्टेंट वाला के नहीं है यार, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, तो चलो स्मॉल के से लिख लेते हैं इसको, चलो हम लोग स्मॉल के से लिख लेते हैं, दिस इज स्मॉल के, दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ओके। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फैक्टर से ये रिड्यूस हो जाता है फोर्स। ये बात समझ में आई तुम लोगों को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के फैक्टर से ये फोर्स जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट कूलम्स लॉ और मीडियम डिपेंडेंसी। जैसे आप मीडियम में डालते हो तो क्या होता है, ये जो पोर्शन मैंने आपको दिखाया है, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये सिर्फ एक मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझना है कि ऐसा क्यों होता है, मीडियम आने की वजह से ऐसा क्या हो जाता है कि फोर्स जो हमारा लग रहा था पहले से, अब उससे कुछ कम फोर्स लगता है। रीजन होता है कि मीडियम के अंदर के जो प्लस माइनस होते हैं, ठीक है ना, वो चार्जेस के फोर्स को अफेक्ट करते हैं, वो उसके नेट फोर्स को अफेक्ट करते हैं। याद रहे, नेट फोर्स को अफेक्ट करते हैं। नेट फोर्स कम हुआ है ना, ये नेट फोर्स कम हुआ है, ठीक है ना। ये फोर्स तो अभी भी उतना ही लग रहा है और ये एक्स्ट्रा फोर्स आ गया, लेकिन जो अफेक्टेड फोर्स है वो क्या है, ये नेट फोर्स। तो नेट फोर्स बदल गया है। बात समझ में आई आप लोगों को। तो ये जो चीज है, दो चीजें पढ़ी हैं, कूलम्स लॉ और चार्ज डिपेंडेंसी और मीडियम, ओके। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा कि अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करें, मतलब डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब हम पूरे चार्ज सिस्टम को मीडियम के अंदर डुबो नहीं रहे हैं, यानी पूरा चार्ज सिस्टम वो मीडियम से सराउंडेड नहीं है, सिचुएशन सिर्फ नॉर्मल है। नॉर्मल सिचुएशन मतलब, नॉर्मल सिचुएशन से मेरा मतलब है कि ये एक चार्ज सिस्टम है, ये दूसरा चार्ज सिस्टम है, दोनों का एक सेपरेशन है, और हम मीडियम यानी डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम सिर्फ इतनी ही जगह पे डाल रहे हैं, बस इतनी जगह पे डाल रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये Q1 है, ये Q2 है। अब क्या होगा, अब जो हमारा नेट फोर्स आएगा, ठीक है ना, या मीडियम इंसर्ट करने के बाद जो नेट फोर्स आएगा, अब उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या वो इंक्रीज वैल्यू देगा या वो डिक्रीज्ड वैल्यू देगा, वो हमें समझना है, ठीक है। तो ये इसीलिए मैंने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया। पहली कैटेगरी कि चार्ज सिस्टम को पूरा तरह से मीडियम में डुबो दिया, दूसरी कैटेगरी पार्शियली हमने मीडियम को पार्शियली इंट्रोड्यूस किया है, ओके, बिटवीन दोनों के बीच में। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और आपको कोई सजेशन है वीडियो से रिलेटेड, या फॉन्ट आपको क्लियर नहीं है, कुछ भी कोई भी सजेशन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ठीक है। और मेरे फेसबुक पेज को भी आप लोग जो है लाइक कर दीजिए, हमेशा डिस्क्रिप्शन में लिंक रहती है सभी हैंडल्स की, जितने भी सैनमैन एजुकेशन के हैंडल हैं उन सबकी लिंक जो है उसके अंदर रहती है। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में हम लोग, ठीक है। हैव अ नाइस डे और आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय।